हम गन पोस्ट की पहाड़ी से उतर आए थे। अब दूसरे टीले की ढलान शुरू हो गई थी, जहां हमारे बाएं जानिब कुछ फासले पर मशीन गन के दोनों मोर्चे थे। मैं देख रहा था कि उतरते वक्त मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून वो एहतियात नहीं कर रहे थे जिसकी अशद ज़रूरत थी, मगर मैं इन्हें आवाज़ देकर खबरदार नहीं कर सकता था। चुनाचा वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हम पहाड़ी के दामन में समुद्री साहिल के करीब पहुंचे, जहां से हमें दाएं जानिब मुड़ना था, तो कमांडो हारून किसी पत्थर से फिसल गया और पत्थरों के साथ लुढ़कनियां खाता हुआ नीचे तक चला गया। रात के सन्नाटे में पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ पैदा हुई तो बाएं जानिब एक फायर हुआ और साथ ही सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। किसी मोर्चे से रोशनी राउंड फायर किया गया था। हम जहां बैठे थे वहीं जमीन के साथ लग गए। खुदा जाने मशीन गन पोस्टों से किसी ने हमें देखा था या नहीं, मगर रोशनी राउंड के फायर होने के कोई 2 सेकंड बाद हम पर मशीन गन्नों का फायर आना शुरू हो गया। जबरदस्त धमाकों के साथ गोलियां हमारे सिरों के ऊपर से निकल रही थी। कमांडो खालिद ने चीख कर कहा, डबल वे गो। ये इसका अनाड़ीपन था। ब्रेन गन्नों और मशीन गन्नों की बौछारों में आगे बढ़ना या पीछे हटना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। मैं तो वहीं लेटा रहा, लेकिन मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून उठ खड़े हुए। वो ढलान पर अपनी दाएं जानिब दौड़ पड़े। दूसरे लम्हे कमांडो खालिद भी इनके पीछे दौड़ पड़ा। मैं वहीं औंधा लेट गया। गोलियां चीखती चिल्लाती मेरे ऊपर से गुजर रही थी। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम एक साथ दौड़ रहे थे। अचानक वो गिर पड़े। कमांडो खालिद इनसे 10-15 कदम हट कर भाग रहा था। वो अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरा दिल धक से रह गया। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम में से अभी तक कोई नहीं उठ सका था। यकीनी तौर पर मशीन गन का ब्रस्ट इनके जिस्मों से पार हो गया था, वरना वो उठकर जरूर दौड़ने लगते। गन पोस्ट की सिक्योरिटी बेदार हो गई थी। इस बात का खतरा था कि गन पोस्ट की अकबी बैरक में से गार्ड पोस्ट के अंदर आ जाएगी और हमारा प्लान नाकाम हो जाएगा। मैंने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। अंधेरे में इसके सुरख बटन को गौर से देखकर इस पर अपनी उंगली रखकर ऊपर गन पोस्ट के शुगाफ की तरफ देखा। एन इस वक्त समंदर की जानिब से एक हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ आया और अपनी हेडलाइट की रोशनी डालता हुआ मेरे ऊपर से गन पोस्ट की तरफ निकल गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सुरख बटन दबा दिया। मुझे शक था कि शायद धमाका न हो, क्योंकि इससे पहले हम कमांडो मशकों में भी टाइम बम ही लगाया करते थे और वो दिए गए मुकर्ररा वक्त को पूरा करके अपने आप फट जाते थे। रिमोट कंट्रोल का ये मेरा पहला तजुर्बा था, लेकिन ये अमेरिकी रिमोट कंट्रोल बम थे और इनका माइक्रोवेव सिस्टम बेहद मुकम्मल और आला था। जैसे ही मैंने सुरख बटन को दबाया, जमीन ऊपर नीचे को एक बार जोर से हिली। फिर एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जैसे 10 आतिशफशा पहाड़ बैक वक्त फट गए हों। मैंने औंधे मुंह होकर अपना चेहरा जमीन के साथ लगा दिया था। मैंने चेहरा उठाकर देखा। पहाड़ी की जिस चोटी पर लेजर गन का बंकर था, वो पहाड़ी आधी से ज्यादा उड़ चुकी थी और वहां से इस तरह आग के शोले और धुआं उड़ रहा था जैसे कराकाटवा का आतिशफशा एक बार फिर फट गया हो। छोटे छोटे धमाके शुरू हो गए थे। पहाड़ी के दहाने में से बिजली की तरह शोले निकलकर आसमान की तरफ उठते, कभी जर्द शोले, कभी नीले और कभी सुर्ख। जो हेलीकॉप्टर गन पोस्ट की तरफ गरजता हुआ गया था, जिसका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। आसमान शोलों से दिन की तरह रोशन हो रहा था। मैं उठकर इस तरफ दौड़ा जहाँ मैंने मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून को गिरते देखा था। शोलों की रोशनी में वो दोनों मुझे साफ नजर आ गए। दोनों जमीन पर औंधे पड़े थे। इनके जिस्म का निचला धड़ खून से लुथड़ा हुआ था। मैं करीब जाकर बैठ गया। मैंने हारून और फिर कासिम को सीधा किया। दोनों के पेट फट चुके थे और चेहरों पर मौत का सुकूत था। दोनों शहीद हो चुके थे। समंदर में कोई इंडियन नेवी का जंगी जहाज होगा जिसने तेज तेज विसल देने शुरू कर दिए। यह खतरे के अलार्म थे। इतने में समंदर ही की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर गरजते हुए नमूदार हुए। इनकी हेडलाइट्स भी रोशन थी और रोशनी गोल दायरों की शक्ल में इधर उधर पड़ रही थी। मैं वहीं अपनी शहीद कमांडो की लाशों के पास ही लेट गया। हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से निकल गए। पहाड़ी की दूसरी जानिब से मशीन गनों की फायरिंग के धमाके सुनाई दे रहे थे। मैं वहां नहीं रुक सकता था। मैं दोनों शहीदों की लाशों को साथ नहीं ले जा सकता था, ना वहां जमीन खोद कर दफन कर सकता था। मैं उठा और बेतहाशा दौड़ पड़ा। पहाड़ी के ऊपर अभी तक धमाके हो रहे थे और नीले, नारंगी और सफेद शोले भड़क भड़क कर उठते और रात की तारीकी को रोशन कर रहे थे। खुदा जाने वहां गन पोस्ट के नीचे कोई गोला बारूद का जखीरा था जो फट रहा था। मैं पहाड़ी के दामन की तरफ गया हुआ था। मैं इस तरफ से निकलकर शहर के वीरान हिस्से की तरफ जाना चाहता था। अचानक सामने से गिड़गिड़ाहट की आवाज आई और फिर किसी फौजी ट्रक की अगली रोशनियां ऊपर नीचे होती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। जगह खंडरों वाली थी, जिसकी वजह से फौजी ट्रक ऊपर नीचे हो रहा था, मगर ये गिड़गिड़ाहट किसी ट्रक की नहीं हो सकती थी। मैं भागकर एक तरफ पत्थरों की आड़ में छुप गया। एक छोटा सा टैंक था जिसकी गन की नाली फटते एमुनेशन की रोशनी में साफ नजर आ रही थी। इसके पीछे 2 और टैंक तेज रफ्तारी से बढ़ते चले आ रहे थे। जब ये तीनों टैंक गुजर गए तो मैं उठकर चलने ही वाला था कि पीछे से एक और टैंक की गिड़गिड़ाहट बुलंद हुई।
मेरे लिए इस तरफ जाना खतरे का बाइस बन सकता था। मैं सीधा समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं छोटे से समुद्री टापू के दरख्तों के झुंड में आ गया। यहाँ 3-4 झोंपड़ियाँ थी जिनके बाहर खस्ता हाल 3-4 आदमी और औरतें खड़ी दहशतज़दा चेहरों से दूर ऊपर गन पोस्ट की पहाड़ी को फटते और वहाँ से निकलते शोलों को देख रही थी। मैं इनसे ज़रा परे होकर आगे निकल गया। अब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ और वहाँ से शेर खान के मकान को कौन सा रास्ता जाता है, क्योंकि मुझे हर हालत में शेर खान के मकान पर पहुँचना था। मैं समुद्री टापू के साथ साथ शुमाल मशी की सिमत का अंदाज़ा करके चलने लगा। यह ख़तरा भी था कि यहाँ इंडियन नेवी के कोस्टल गार्ड्स एमरजेंसी की हालत में ज़रूर आ चुके होंगे। उन्होंने मुझसे पूछगछ की तो मेरी जेब से पिस्तौल और कमांडो चाकू बरामद हो सकता है। मैं इन दोनों हथियारों को अपने से अलग भी नहीं कर सकता था। मैं एक जगह नारियल के दरख्तों के पास रुक गया और सोचने लगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मैं ज़िंदगी में पहली बार गुजरात सूबे के द्वारका शहर में वारिद हुआ था। इससे पहले इस शहर का सोमनाथ के हवाले से नाम ही सुना हुआ था कि यहाँ सोमनाथ का एक बुत हुआ करता था जिसको मुजाहिदे इस्लाम महमूद गजनवी ने पाश पाश कर दिया था। दूर से एक स्टीमर की आवाज़ आने लगी। मैं समुद्री टापू की तरफ गौर से देखने लगा। दूर से कुछ रोशनियां आगे बढ़ रही थी। इनकी रोशनियों का अक्स टापू के पानी में पड़ रहा था। मैं वहीं बैठ गया। ये कोई फौजी स्टीमर यानी गन बोट ही हो सकती थी, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से आगे समंदर की जानिब निकल गई थी। लेज़र गन पोस्ट की तबाही की इत्तला इस दौरान यकीनी तौर पर इलाके की सारी आर्मी और नेवी को मिल चुकी थी और सारी फौज और फौज की सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी। अगरचे मुझे कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम की मौत का सख्त सदमा हुआ था, मगर मुझे इस बात की खुशी भी थी कि हमने अपना टारगेट मार लिया था और हमारा मिशन कामयाब हो गया था। हारून और कासिम ने शहादत पाई थी और शहीद की मौत पर अफसोस नहीं किया करते। जंगी गन बोट के गुजर जाने के बाद मैं उठकर शुमाल मशरिक की तरफ ही चल पड़ा। पहाड़ी मेरे पीछे दरख्तों की झुंडों की ओट में छुप चुकी थी और जहाँ से मैं गुजर रहा था वहाँ रात का अंधेरा था। दूर कहीं कहीं को रोशनी टिमटिमाती नजर आ जाती थी। मैं अब समंदर से हटकर शहर की सिमत चलने लगा था। मैं एक सड़क पर निकल आया। छोटी सड़क थी और रात के सन्नाटे में वीरान पड़ी थी। सड़क पर आते ही किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मैंने कोई परवाह न की और सड़क पर चलता रहा। मेरे पास पिस्तौल भी था और चाकू भी था। अगर किसी कुत्ते ने मुझ पर हमला किया तो मैं इसे आसानी से हलाक कर सकता था। सड़क खत्म हो गई। सामने एक मैदान सा था। मैंने गौर से देखा, ये मैदान दलदली था। यहाँ समंदर का पानी चांदनी रातों में भर जाता होगा। मैंने पाँव को दबाया। मेरा पाँव दलदल में धंसने लगा। मैंने पाँव जल्दी से बाहर निकाला और दूसरी तरफ को चलने लगा। तबाहशुदा गन पोस्ट की जानिब से धमाकों की आवाज़ें अब धीमी पड़ गई थी, मगर इस तरफ का आसमान अब शोलों से सुर्ख हो रहा था। मुझे इतना मालूम था कि शेर खान के मकान के पास जिस तरफ समंदर था, इस तरफ रात के वक्त एक मीनारे पर रोशनी हुआ करती थी। शायद ये किसी एडवर्टाइजिंग की रोशनी यानी नेवन साइंसेज की रोशनी थी। ये रोशनी जलती बुझती रहती थी। मेरी निगाहें दूर शहर की इक्का दुक्का रोशनियों में से इसी रोशनी को तलाश कर रही थी। मैं द्वारका के साहिली को हिस्सानी इलाके से निकलकर अब द्वारका शहर के मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुका था। ऊंची नीची जगहों पर मकानों में कहीं कहीं रोशनियां हो रही थी। आखिर मुझे एक जगह वो नेवन साइंसेज की जलती बुझती रोशनी नजर आ गई, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक शेर खान के मकान के पास वाली रोशनी ही थी। मैंने इसी तरफ चलना शुरू कर दिया। कई छोटी छोटी पथरीली और कच्ची सड़कों पर से गुजरता हुआ मैं रात की खामोशी और अंधेरे में एक मंदिर के करीब से गुजरा तो मैंने इसको पहचान लिया। हम शेर खान के मकान से निकलकर इस मंदिर से हटकर अपने टारगेट की रैकी करने गए थे। जब एक तालाब का चबूतरा दिखाई दिया तो मेरी जान में जान आ गई। मैं शेर खान के मकान के पास पहुंच गया था। यहाँ से शेर खान का मकान करीब ही था। नारियल के दरख्तों में से होकर गुजरा तो सामने शेर खान के मकान का दरवाज़ा था जो बंद था। अंदर कोई रोशनी नहीं हो रही थी। कमांडो खालिद के बारे में मुझे यकीन था कि वो हमसे बहुत पहले और दूसरी तरफ निकला था, वो ज़रूर बच गया होगा। मैंने ख़ास अंदाज में दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद शेर खान ने दरवाज़ा खोल दिया और मेरे कांधे के ऊपर से पीछे देखते हुए बोला, हारून और कासिम भाई कहाँ हैं? मैं बैठक में दाखिल हो गया और इससे सवाल किया, कमांडो खालिद पहुँच गया है? हाँ, वो दूसरे कमरे में है। इतने में कमांडो खालिद भी दूसरे कमरे के दरवाजे में से अंदर आ गया। खुदा का शुक्र है तुम आ गए। गन पोस्ट के धमाकों ने सारे शहर को हिला कर रख दिया है। कासिम और हारून कहाँ हैं? मैंने कहा, क्या वो अभी तक नहीं पहुँचे? वो तो मेरे आगे निकल गए थे। ये मैंने झूठ बोला था, इसलिए कि मैं अभी इन दोनों की शहादत की खबर नहीं सुनाना चाहता था। कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, शेर खान जल्दी से चाय ले आओ। फिर वो मेरे पास ही चिटाई पर बैठ गया और बड़े पुरजोश लहजे में बोला, ये हमारी ही नहीं, भारत की और पाकिस्तान के सारे मुसलमानों की, बल्कि सारे आलमे इस्लाम की कामयाबी है। पाकिस्तान हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे आलमे इस्लाम के लिए इस्लाम का किला है और भारत की बरहमनी हुकूमत ने ये लेज़र गन पाकिस्तान को तबाह करने के नापाक इरादे से नस्ब की हुई थी, जिसके हमने परखचे उड़ा दिए हैं।
तुमने ज़रूर देखा होगा कि पहाड़ी सारी की सारी उड़ गई थी और धमाके तो थोड़ी देर पहले तक सुनाई दे रहे थे। मैं जब तुमसे अलग होकर दौड़ा तो मुझे बार बार ख्याल आया कि कहीं तुम रिमोट कंट्रोल दबाने में देर न कर दो, क्योंकि इस वक्त गन पोस्ट की सारी सिक्योरिटी बेदार हो चुकी थी और इस बात का इम्कान था कि सिक्योरिटी वाले हमारे लगाए हुए बमों को नाकारा न कर दें। लेकिन जब खौफनाक धमाकों के साथ ज़मीन में भौचाला गया तो मैं वहीं बैठ गया और पहाड़ी के ऊपर से ज्वालामुखी जैसे शोले निकलते देखकर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। ये बताओ हारून और कासिम तुमसे कहाँ जुदा हुए थे? मैंने कहा जिस वक्त कासिम का पाँव फिसला और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा और इसके साथ ही किसी पोस्ट पर से रोशनी राउंड फायर हुआ और साथ ही मशीन गन की बौछारें पड़ने लगी तो कासिम और हारून को मैंने पहाड़ी की ढलान पर समंदर की तरफ दौड़ते देखा था। फिर क्या हुआ? फिर जो कुछ हुआ था वो मैंने गमज़दा आवाज़ के साथ कमांडो खालिद को बयान कर दिया। कमांडो खालिद का सर झुक गया। वो कुछ देर बिल्कुल साकित होकर बैठा रहा। फिर इसने हाथ उठाकर कहा, शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा शरीफ पढ़ो। हमने दुआए फातिहा पढ़कर चेहरों पर हाथ फेरे। शेर खान ऐन इस वक्त चाय की प्यालियाँ लिए अंदर दाखिल हुआ। हमें इसने चेहरों पर हाथ फेरते देखा तो पूछा, खैर तो है, क्या हुआ है? हमने इसे भी बता दिया कि हारून और कासिम इस मार्के में शहीद हो गए हैं। इसने चाय की प्यालियाँ वहीं चटाई पर रख दी और हाथ उठाकर बोला, वो खुशकिस्मत थे, शहादत का रुतबा किसी खुशनसीब को ही मिलता है। मेरी तरफ से भी दुआए फातिहा पढ़ी जाए। हमने एक बार फिर कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम की अरवा को सवाब पहुँचाया और खामोशी से चाय पीने लगे। रात बातें करने और कुछ देर सोने में गुजर गई। शेर खान सुबह हमें नाश्ता करा के अपनी दुकान पर चला गया। मैं और कमांडो खालिद बैठक में चटाई पर बैठ गए और वापसी का प्रोग्राम बनाने लगे। अब हमारा द्वारका में कोई काम नहीं था, हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अब हमें भोपाल वापस जाना था। शेर खान को दुकान पर गए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वापस आ गया। वो घबराया हुआ था, आते ही बोला, फौज ने सारे शहर का मुहासरा कर लिया है। जगह जगह फौजी ट्रक आकर खड़े हो गए हैं। घर घर तलाशियां शुरू हो गई हैं। किसी को शहर से बाहर निकलने और शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। यह खबर हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक थी क्योंकि हम द्वारका के रहने वाले नहीं थे। कमांडो खालिद भोपाल का था और बड़ी उम्दा उर्दू बोलता था। मैं पंजाबी था और मेरा उर्दू बोलने का लहजा पंजाबी था। हमसे पूछ गछ हो सकती थी। कमांडो खालिद कहने लगा, ये तो कुदरती बात थी, ऐसा तो होना ही था। भारतीय आर्मी के बहुत बड़ी दफाई पोस्ट को तबाह किया गया है। शेर खान बोला, शहर में जगह जगह भारतीय फौज पर तनकीद हो रही है कि वो द्वारका का दफा करने के काबिल नहीं है। कश्मीरी कमांडो खुले बंदों आकर इनके डिफेंस के परखचे उड़ा रहे हैं। लोगों में घबराहट भी है। रात को जब धमाका हुआ तो लोग घरों से बाहर निकल आए थे। हर कोई यही समझ रहा था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। मैंने शेर खान से कहा, भाई तुम हमें ये बताओ कि कोई ऐसा खुफिया रास्ता है जहाँ से हम शहर से निकल सकें। शेर खान कहने लगा, सारे रास्ते तुम्हारे सामने हैं, कोई ऐसा खुफिया रास्ता नहीं है। कमांडो खालिद ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मेरे ख्याल में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसी जगह छुपे रहना चाहिए। जब ज़रा हालात नॉर्मल हो जाएं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। शेर खान कहने लगा, खालिद भाई मैं शहर की सड़कों पर जिस तरह फौज को गश्त करके देख कर आया हूँ, मुझे नहीं उम्मीद कि हालात इतनी जल्दी नॉर्मल होंगे। शहर में तो ऐसा लगता है जैसे मार्शल लॉ लग गया है और फौज का पूरा डिवीजन दाखिल हो गया है। हर चौक में फौज ने मोर्चे बनाकर पोजीशनें संभाल ली हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शेर खान तुम नहीं जानते, जब इस किस्म की कोई वारदात होती है तो फौज ऐसा ही करती है, ये इनकी सिक्योरिटी का तकाजा है। फिर मैंने कमांडो खालिद से कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें आज ही रात के अंधेरे में यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। हम काठियावाड़ की बजाय खलीज रन कच्छ की तरफ जाएंगे। वो बोला, रन कच्छ में तो फौजी नकलो हरकत ज्यादा होगी, वो तो सारा फौजी इलाका है। सन 65 की जंग में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद इंडियन आर्मी ने इसे छावनी बना लिया हुआ है। शेर खान ने कहा, मेरा मशवरा है कि आप लोग जिस तरह और जितनी जल्दी हो सके जलगाम वाली खाड़ी की कमीनगाह में जाकर छुप जाएं। यहाँ मुझे ज़्यादा खतरा लगता है। कमांडो खालिद कहने लगा, तुम्हारा मशवरा भी दुरुस्त है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए भी हमें रात का अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर यही फैसला हुआ कि जैसे ही रात का अंधेरा हो हम शेर खान के मकान से निकलकर जलगाम की खाड़ी वाली पहाड़ी कमीनगाह में चले जाएं। खालिद ने इस खुफिया जगह के बारे में बताया कि वो हमारे मुजाहिदों ने हंगामी सूरत हाल के लिए बनाई हुई है। इसने मुझे ये भी बताया कि वो खुफिया जगह बहुत महफूज है, चारों तरफ वीरान टीले हैं और इधर कोई आबादी भी नहीं है। मैंने कहा, लेकिन हम वहाँ कब तक छुपे रहेंगे? ये बताओ कि वहाँ से भोपाल जाने का क्या सिलसिला हो सकेगा? कमांडो खालिद बोला, जिस किस्म के शहर के हालात शेर खान ने बताए हैं, इनको देखा जाए तो हम एक हफ्ते से पहले तो वहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि इन टीलों से 1 मील आगे नारियल का एक जखीरा है, जहाँ से एक रास्ता काठियावाड़ जाने वाली बड़ी सड़क
सड़क को जा निकलता है। यही हो सकता है कि हम मुनासिब मौका देखकर वहाँ से बड़ी सड़क पर पहुँचे और वहाँ से अलग अलग होकर किसी लारी या बस में बैठकर काठियावाड़ पहुँच जाएं। वहाँ से हमें भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल सकती है। शेर खान चला गया। इसने एहतियात के तौर पर जाते हुए मकान को बाहर से ताला लगा दिया था। हमें भी हिदायत की थी कि हम खिड़कियों को न खोलें और अंदर ही बैठे रहें। हमारे पास किसी किस्म का असलहा नहीं था, सिर्फ 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल और 2 फालतू मैगजीन थे, 2 कमांडो चाकू थे। इनको हमने मकान के कोने में महफूज जगह पर छुपा दिया था। दोपहर के वक्त शेर खान आया तो इसके हाथ में थैला था। कहने लगा, मैं खाना होटल से ही ले आया हूँ। कमांडो खालिद ने बाहर के हालात के बारे में पूछा तो वो बोला, फौज की नफरी ज़्यादा हो गई है। हर चौक में चेक पोस्ट है जहां फौजी जिस पर ज़रा शक पड़े इसको चेक करते हैं। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त भी कम है। यह अफवाह भी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है और पाकिस्तान नेवी के जंगी जहाज द्वारका से कुछ दूर गश्त कर रहे हैं। कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस किस्म की अफवाहें इन हालात में फैला ही करती हैं। पाकिस्तान को हमला करने की क्या ज़रूरत है? सन 65 में भी भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया था। अब भी भारत ही कराची की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान बना चुका था। अगर हम लेजर गन पोस्ट को जान की कुर्बानियां देकर तबाह न करते तो इंडियन फौजी हाई कमान ने पाकिस्तान पर हमला कर देना था। शेर खान बोला, अब तो हिंदू सरकार का पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ सारा नापाक मंसूबा बर्बाद हो गया है। अल्लाह ताला हमारे शहीद साथियों के जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने और खालिद ने बैक वक्त कहा, आमीन। मैंने कहा, शहादत का रुतबा बड़ा बुलंद रुतबा है। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम ने शहादत का रुतबा पाया है और शहीद सीधा जन्नत में जाता है और इस पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। हमने खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लगे। दिन गुजरता जा रहा था, फिर सूरज गुरूब हो गया। शेर खान दोपहर के बाद दुकान पर नहीं गया था, वो हमारे पास ही रहा। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो शेर खान ने खाना गर्म किया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया, चाय पी और जलगाम की खुफिया कमीनगाह की तरफ जाने की तैयारियां करने लगे। शेर खान कहने लगा, मैं रात को रोजाना तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेकर आ जाया करूंगा। पानी की बड़ी थर्मस तुम अपने साथ ले जाओगे। वो कमांडो खालिद से मुखातिब था, बोला, कमांडर तुम तो इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो। कोशिश यही करना कि दिन के वक्त तुम ज़्यादातर कमीनगाह के अंदर ही रहो। जैसे ही फौज शहर से निकल गई और हालात नॉर्मल हुए तो मैं तुम्हें खुद खबरदार कर दूंगा। इसके बाद तुम जिस तरफ भी जाना चाहो जा सकोगे। हमने अपना लिबास वही जैकेट और पतलून ही रखा है। एहतियातन हमने अपने पिस्तौल और कमांडो चाकू साथ ले लिए। जब रात जरा गहरी हो गई और बाहर खामोशी छा गई तो हम मकान से निकलकर खुफिया कमीनगाह की तरफ चल पड़े। शेर खान के हाथ में थैला था जिसमें खिचड़ी की एक पतीली थी। यह हमें सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त काम आ सकती थी। मैंने पानी से भरी हुई थर्मस उठा रखी थी। शेर खान के मकान से कुछ दूर निकल आने के बाद हम मोहतात होकर चलने लगे थे, क्योंकि दूर बड़ी सड़क पर हमें फौजी ट्रकों के गुजरने की आवाज़ें और इनके हेडलाइट्स की रोशनियां नजर आ रही थी। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है शहर में और मिलिट्री आ गई है। खालिद ने कहा, हम बड़ी सड़क से दूर रहकर जाएंगे। शेर खान और कमांडो खालिद ने वहीं से रास्ता तब्दील कर लिया और हम बड़ी सड़क से हटकर इसकी मुखालिफ सिमत को चल पड़े। इस इलाके की तरफ मैं पहले नहीं आया था। ज़मीन नाहमवार थी, कहीं कहीं रास्ते में नारियल का या कोई दूसरा दरख्त आ जाता था। हम एक जोहड़ के करीब से भी गुजरे। इसके बाद बिल्कुल ही वीरान और गैर आबाद इलाका शुरू हो गया। शेर खान और खालिद को चूँकि रास्ते की शनाख्त थी इसलिए इन्हें रास्ता तलाश करने और सिमत बरकरार रखने में दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। रास्ता तब्दील करने की वजह से ज़्यादा देर लग गई। अंधेरे में कुछ फासले पर जुनूब की जानिब ऊंचे नीचे टीलों के खाके उबलने लगे। खालिद ने मुझे बताया, हमें इन पहाड़ियों में जाना है। ये पहाड़ियाँ नहीं बल्कि छोटे छोटे टीले थे जहाँ किसी तरफ भी आबादी की कोई रोशनी टिमटिमाती नजर नहीं आती थी। हम इन टीलों में दाखिल हो गए। शेर खान ने एक जानिब इशारा किया और मुझे कहने लगा, सिर्फ इस तरफ ताड़ के दरख्तों के दरमियान एक कच्चा रास्ता शहर को जाता है, मगर ये रात के वक्त वीरान होता है। दिन के वक्त भी कभी कभी कोई देहाती इधर से गुजरता है। फिर इसने खालिद से कहा, कमांडर तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को इस तरफ से होशियार होकर रहना होगा। खालिद ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो शेर खान, मैं इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ। यहाँ टीलों के दरमियान एक कुदरती गार बना हुआ है। गार का दहाना 2 साथ साथ खड़ी स्याह चट्टानों के दरमियान था जो समुद्री सरकंडों में छुपा हुआ था। हम गार में दाखिल हो गए। गार में जाते ही शेर खान ने मोमबत्ती जलाकर हाथ में पकड़ ली। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि इन टीलों के नीचे कुदरत ने अजीब किस्म का अजायब खाना बनाया हुआ था। कहीं छोटे दलान थे, कहीं कुदरती चट्टानों के सुतून छत से फर्श तक आए हुए थे। एक जगह पथरीली दीवार के आगे चिटाई बिछी हुई थी। खालिद ने कहा, करमदाद, ये हमारी दबारका की पहाड़ी खुफिया कमीनगाह है। यहाँ हम कभी कभी आकर
छुप जाते हैं। ये इन दिनों की बात है जब गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे और जिन संघी और राष्ट्रीय सेवक सिंह के इंतहा पसंद हिंदू यहाँ के मुसलमानों पर वहशियाना जुल्म सितम कर रहे थे। यहाँ हमने कुछ असला छुपाया हुआ था जो हम द्वारका के गिनती के मुसलमानों में खुफिया तौर पर तकसीम कर दिया करते थे ताकि वो अपनी जान और अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत कर सकें, क्योंकि यहाँ के हिंदू गुंडा अनासर को गुजरात प्रांत की हुकूमत बाकायदा असला सप्लाई करती थी। शेर खान ने मोमबत्ती पत्थर की एक ताक में रख दी। वो मोमबत्तियों का एक फालतू पैकेट और माचिस की डिब्बी भी लाया था। थैले में से खिचड़ी की पतीली और 2 थालियां, 2 चम्मच और गिलास निकालकर चिटाई की एक तरफ रख दी और बोला, ये खाना कल शाम तक तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, मैं रात होते ही मजीद खाना लेकर आ जाऊंगा। हम चिटाई पर बैठ गए। खालिद हंस कर कहने लगा, यहाँ शेर खान के घर वाला आराम तो नहीं है, मगर तुम यही समझना कि तुम अपने किसी कमांडो मिशन पर आए हुए हो। शेर खान बोला, ये कमांडो मिशन ही है। शहर में मिलिट्री आप लोगों की तलाश में छापे मार रही है। मुझे यकीन है कि कल तक मेरे घर की तलाशी की बारी भी आ जाएगी। द्वारका की आबादी ही कितनी है, फौज तो एक एक घर की तलाशी ले रही है। शेर खान कुछ देर हमारे पास बैठा रहा, फिर अगले दिन रात को आने का कहकर चला गया। कमांडो खालिद ने थर्मस में से पानी निकाल कर पिया और फिर हम अपनी अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर इन्हें चेक करने और बातें करने लगे। यह हथियार हम अपने साथ ही लाए थे। कमांडो खालिद ने कहा, यहाँ किसी फौजी के आने का इम्कान ना होने के बराबर है। ये गुमनाम जगह है और इस किस्म की गार यहाँ के टीलों के नीचे आम पाए जाते हैं। गार की फिजा में अजीब सी नमदार बू थी। किसी जानिब से ताज़ा हवा अंदर ज़रूर आ रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि यह गार काफ़ी कुशादा थी और इसकी छत भी बहुत ऊंची थी। ये गार नहीं था बल्कि टीले के अंदर कुदरती तौर पर बने हुए और साथ साथ जुड़े हुए वो दालान थे जिनको चट्टानी सुतूनों ने अलग किया हुआ था। हमने अपनी अपनी घड़ियों पर वक़्त देखा। रात के 10 बजने वाले थे। खाना और चाय हम शेर खान के मकान पर ही खा पी कर आए थे। ताक में मोमबत्ती जल रही थी। हम भोपाल की बातें करने लगे। इसने जमीला का जिक्र छेड़ दिया। कहने लगा, करमदाद भाई, किसी वक्त मुझे ख्याल आता है कि हमारी भाभी जमीला भी दलेरी और बहादुरी में तुमसे कम नहीं है। ये जवां हिम्मत खातून किस बहादुरी और सब्र इस्तकामत से ना सिर्फ अपने खामद की जुदाई बल्कि दुश्मन मुल्क में तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त कर रही है। और कमाल की बात यह है कि कभी हरफे शिकायत जुबान पर नहीं लाती। मैंने ठंडा सांस भरकर कहा, ये सिर्फ इसलिए है कि जमीला को अल्लाह ताला की ज़ात पर बड़ा भरोसा है। इसका ईमान बेहद पुख्ता है। वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी है। दूसरी बात यह है कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हों तो फिर पेश आने वाली कोई मुसीबत नहीं लगती, एक आजमाइश लगती है। और मोहब्बत तो आजमाइशों की भट्टी में तब कर ही कुंदन बनती है। कमांडो खालिद हंसने लगा। करमदाद, तुम वाकई खुशनसीब हो कि तुम्हें भाभी जमीला जैसी बीवी मिल गई। कुछ देर तक हम यही बातें करते रहे। फिर खालिद ने दुर्गा नागन का जिक्र छेड़ दिया और कहने लगा, मुझे इस हिंदू औरत नागन दुर्गा पर भी तरस आता है। वो बेचारी भी किस मुश्किल में फंस गई है। अब जबकि तुम इसे सांप से इंसानी रूप में वापस ला सकते थे, मगर वो तुम्हारे पास नहीं है। हालात ने इसे तुमसे सैकड़ों मील दूर कर दिया है और ये भी मालूम नहीं कि वो भोपाल में ही है या वहाँ से किसी और तरफ निकल गई है। मुझे भी नागन दुर्गा याद आने लगी। मैंने कहा, भोपाल जाकर मैं जमीला से मिलने के फ़ौरन बाद नागन दुर्गा की तलाश में भैरव जी के मंदिर जाऊंगा। खुदा करे कि वो मुझे वहाँ मिल जाए। कमांडो खालिद ने एकदम गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए कहा, करमदाद, तुम ये जो सांप से इंसान और इंसान से सांप बनने की मुश्किल में फंस गए हो, तो अल्लाह ने चाहा कि बहुत जल्द तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि तुम पर सांप के डसने का बिल्कुल असर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, हाँ खालिद भाई, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। जब पहली बार मुझे शेर खान के मकान के बाहरी चारपाई पर बैठे बैठे एक मादा सांप ने डसा था तो मैं वाकई घबरा गया था। लेकिन जब मैंने देखा कि सांप के जहर का असर बेअसर हो गया है तो फिर अचानक मेरे जहन में ये प्लान आया कि अगर मैं इस मादा सांप के नर को भी किसी तरह पकड़ लूँ तो ये हमारे कमांडो मिशन में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। कमांडो खालिद ने कहा, और इन सांपों ने हमारे कमांडो एक्शन को हमारे लिए वाकई आसान बना दिया था। वरना बड़ी लेज़र गन के अंदर जो गार्ड मौजूद थी वो मुसल्ले थी और पूरी तरह होशियार थी। हम अगर अपने पिस्तौलों से एक एक को अलग अलग निशाना बनाते और हमारा निशाना भी ठीक ठीक लगता, फिर भी इस बात का खतरा मौजूद था कि तीसरा सिपाही फायर करके दूसरे फौजियों को खबरदार कर दे और कुछ नहीं तो अंधाधुंध फायरिंग ही शुरू कर सकता था, जिससे हमारे मिशन की कामयाबी नामुमकिन हो जाती। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।